बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 16 की रिवीजन करनी है बच्चों, और टॉपिक का नाम है अल्टरनेटिंग करंट एसी, जिसकी थोड़ी सी हमने डिटेल चैप्टर 15 में एसी जनरेटर के अंदर पढ़ी थी। तो अब हम उसे फर्दर डिस्कस करेंगे। इसका चैप्टर अलहदा से बना दिया। अगर चाहते तो चैप्टर 15 को ही कंटिन्यू करके इस चैप्टर को उसमें इंक्लूड किया जा सकता था। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हम अल्टरनेटिंग करंट को स्टडी कर सकें। इसको समझ लेंगे तो फिर बड़े आसानी से हम पूरे चैप्टर को डील कर सकेंगे। बच्चों, जैसा कि आप यहाँ सामने देख रहे हैं, एक रेजिस्टर के साथ एसी सोर्स अटैच कर दिया गया। एसी सोर्स का सिग्नल हमने चैप्टर 15 में देखा कि वो एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल होता है, हाफ साइकिल पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल नेगेटिव। सो हाफ साइकिल पॉजिटिव के अंदर करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। और इसके एक्सप्रेशन अगर हम देखें, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा, या उसे ओपन कर लिया जाए तो ओमेगा टी या 2π/ft या 2π बाय टाइम पीरियड इनटू इंस्टेंटेनियस टाइम। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वोल्टेज। ये वो इक्वेशन है जो आपको सिग्नल देती है अल्टरनेटिंग, जो यहाँ आपको नजर आ रहा है। अब इसकी चंद टर्म्स हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जो टर्म है वो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, द वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, दिस इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। उसके बाद एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट जो RMS वोल्टेज की है, ये मीन्स रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। लिखने में है RMS, लेकिन जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा SMR। पहले आप सिग्नल का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद आप सिग्नल का मीन लेंगे जो यहाँ पर आ रहा है, और उसके बाद उसका रूट ले लेंगे विच विल बी 0.707 ऑफ V नॉट। अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ द पीक वोल्टेज इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। इसकी बहुत ज़रूरत पेश आएगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेशन लाजमी याद रखना है, VRMS इज इक्वल टू 0.707 V नॉट, और इसी तरह IRMS 0.707 I नॉट। और ये डायग्राम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना हमें आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एसी सर्किट्स। नॉर्मली हमने देखा था कि डीसी सर्किट्स में हम रेजिस्टर्स को डील करते हैं। रेजिस्टर इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ डीसी सर्किट्स। लेकिन एसी सर्किट्स के लिए हम जो देखते हैं वो हमारे पास तीन बेसिक कंपोनेंट हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। सो अब हम AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू इंडक्टर एंड AC थ्रू रेजिस्टर को डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल AC थ्रू रेजिस्टर है। बच्चों, रेजिस्टर जो है वो डिसिपेटर होता है, इसको एनर्जी मिलती है, ये उसे लूज कर देता है, ये स्टोर करने की सलाहियत नहीं रखता। तो इट मीन्स दैट आपके पास जब आप वोल्टेज सप्लाई करेंगे, सो वोल्टेज जब सप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव पीक की तरफ जाएगा, फिर डिक्रीज करेगा। लाइकवाइज करंट भी इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। सो मीन्स वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज होंगे, और जब ये इन फेज होंगे तो एक साथ बढ़ेंगे और एक साथ कम होंगे। सो हम ये बोलते हैं कि AC थ्रू रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, और इन दोनों का फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। और अगर आप पावर फैक्टर फाइंड करें तो पावर फैक्टर इज cos थीटा, cos 0 इज 1। सो पावर फैक्टर ऑफ रेजिस्टर इज 1। पावर के एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली वही लगाए जाएंगे जो डीसी सर्किट्स में लगाए जाते हैं। चूंकि अगर आप सेंस को देखें तो डीसी सर्किट में भी वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं रेजिस्टर में, और लाइकवाइज एसी सर्किट में भी। अब बकिया हम सर्किट्स को देखेंगे तो वो डिफर करते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है AC थ्रू कैपेसिटर। इसे अगर आप एक्सप्रेशन से समझें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहला एक्सप्रेशन है वोल्टेज इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। इट मीन्स दैट योर वोल्टेज is directly proportional to the sine function. Next one, charge is equal to capacitance into voltage. Voltage का expression आप इसमें put कीजिए. This will become CV naught, which will represent the maximum charge stored by the capacitor. So again, charge is proportional to sine function. Means Q and V are always in phase in case of capacitor, but in case of resistor, voltage and current are in phase. तो बच्चों, यहाँ आपने देखा ये आपका सिग्नल जा रहा है वोल्टेज का जो एक साइन फंक्शन है, चार्ज का जो सिग्नल है वो भी एक साइन फंक्शन है। बट हमने किसी भी सर्किट में वोल्टेज और चार्ज को कंपेयर नहीं करना, वोल्टेज और करंट को कंपेयर करना है। सो हमें यहाँ पर इस ग्राफ की मदद से करंट फाइंड करना पड़ेगा, और करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो सिग्नल है चार्ज का,
इसका हम स्लोप लेंगे हर पॉइंट पर, और उस स्लोप की मदद से आपको करंट की वैल्यू आसानी से मिल सकती है। एंड यू नो वेरी वेल द स्लोप ऑफ द QT कर्व इज मैक्सिमम एट द ओरिजिन एंड 0 एट द पीक एंड नेगेटिव मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। सो इसको आप प्लॉट करते जाएंगे तो सबसे पहले यहां करंट आएगा, फिर इधर 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा और आप इसे प्लॉट कर देंगे। सो कंपैरिजन करेंगे वोल्टेज और करंट में। वोल्टेज जब 0 डिग्री पर था तो करंट उस वक्त मैक्सिमम था, और जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो करंट 0 हो गया। इट मीन्स दैट योर करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सो हम कैपेसिटर में ये बोलते हैं कि वोल्टेज और करंट इन फेज नहीं है। इट मीन्स ये डिसिपेटर नहीं हो सकता। अगर ये डिसिपेटर होता तो इसमें वोल्टेज और करंट इन फेज होता। इट्स नॉट अ डिसिपेटर, ये रिएक्टर है, ये रिएक्ट करता है आपके एसी के साथ। और किस तरह रिएक्ट करता है कि करंट लीड करता है और वोल्टेज इसमें लैग करता है। और हमने आपको एक वर्ड सिखाया हुआ है सिविल, CIVIL। इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज, और अब हम आगे देखेंगे इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट। सिविल का वर्ड आपको बहुत इसमें आसानी देगा। बच्चों लास्ट में इस टॉपिक के अंदर हमें रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर फाइंड करना होता है, जिसका एक्सप्रेशन 1/2 पाई FC जो हमें बताता है कि अगर आपका जनरेटर AC जनरेटर फास्ट रोटेट करेगा, क्विकली रोटेट करेगा, तो उसका ओमेगा ऑफ कोर्स लार्ज होगा, तो कैपेसिटर की ऑपोजिशन स्मॉल होगी। और जब जनरेटर स्लो रोटेट करेगा तो ओमेगा स्मॉल होगा और आपकी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर लार्ज होगी, और इसका यूनिट वही जो रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है AC थ्रू इंडक्टर। AC थ्रू इंडक्टर के अंदर मामलात ऐसे हैं कि आपने ये कॉइल ली है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L, और इसके साथ एक AC जो सोर्स आपने अटैच कर दिया है। जब आपने इसके साथ AC सोर्स अटैच किया है तो आप इस डायग्राम के फौरन बाद इस एक्सप्रेशन पे गौर करें कि जो हमें वोल्टेज का एक्सप्रेशन देती है इंडक्टर का, V = L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। अब यहाँ एक बारीक बात आप ध्यान में रखें कि जब हमने रेजिस्टर की बात की तो वोल्टेज से करंट बनाया, जब कैपेसिटर की बात की तो वोल्टेज से करंट बनाया, वोल्टेज फिर उससे चार्ज फिर उससे करंट। स्टार्ट हमेशा वोल्टेज से लिया, लेकिन यहां आप देखेंगे सेंस बदल जाएगी। हम करंट से आगाज करेंगे। क्यों आगाज करेंगे? उसका आंसर ये एक्सप्रेशन दे रही है आपको। इस एक्सप्रेशन में ये पता लग रहा है स्लोप ऑफ करंट विल प्रोड्यूस द वोल्टेज। सो करंट को आपको रेफरेंस मानना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है यहां पर। तो आप देखें पहला सिग्नल आपने करंट का बनाया और करंट का स्लोप लेते जाइए तो आपको वोल्टेज मिलता जाएगा। जैसा आपने कैपेसिटर में वोल्टेज से करंट निकाला था, यहां आप करंट से वोल्टेज निकालेंगे। सिंपल इज दैट। और उससे फिर ऑफ कोर्स आंसर्स भी बदल जाएंगे। वहां करंट लीड करता था, यहां वोल्टेज लीड करेगा। सिविल का वर्ड आपको बहुत आसानी देगा, उसको आपने याद रखना है। और इसका रिएक्टेंस जो है बच्चों वो 2 पाई FL है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि अगर जनरेटर फास्ट घूमेगा तो ऑफ कोर्स रिएक्टेंस ज़्यादा होगी और अगर स्लो घूमेगा तो कम होगी। और आप इसको वेक्टोरियली भी इस बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है। चूँकि वोल्टेज लीड कर रहा है इसे 90 डिग्री पर बना दें और करंट लैग कर रहा है तो 0 डिग्री पर बना दें। सेंस असल में ये होती है कि इन वेक्टर्स को हम एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करते हैं तो ये वेक्टर हमेशा आगे चलेगा और ये वाला वेक्टर हमेशा उसके पीछे चलेगा। सो ये लीड कर रहा है और ये लैग कर रहा है। और बच्चों चूंकि ये दोनों रिएक्टर्स हैं, ये डिसिपेटर नहीं है, तो अपना प्योर फॉर्म में कैपेसिटर हो या प्योर फॉर्म में इंडक्टर हो, इनका पावर लॉस हमेशा 0 होता है। और एंगल चूंकि 90 बन रहा है तो पावर फैक्टर विल बी 0। नेक्स्ट अब हम चलते हैं बच्चों इम्पीडेंस की तरफ। इम्पीडेंस की जरूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि इम्पीडेंस आपको किसी सर्किट की टोटल रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बताती है। अगर एक बारीक बात को समझ लें फिर बहुत सारे सर्किट्स हमारे इजीली कवर हो जाएंगे। अगर आपके पास सीरीज या पैरेलल के अंदर एक जैसे कंपोनेंट जुड़े हुए, सपोज तमाम रेजिस्टर्स हैं, तो उनका टोटल अपोजिशन फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। प्रॉब्लम तब प्रोड्यूस होता है जब रेजिस्टर भी आ जाए और कैपेसिटर भी आ जाए और उनकी आपको टोटल अपोजिशन फाइंड करनी हो। सेंसेस आर डिफरेंट, सो हाउ विल यू कैलकुलेट? बिग इशू। सो उसको डील करता है आपका इम्पीडेंस। इम्पीडेंस टोटल अपोजिशन फाइंड करता है किसी सर्किट की, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे उसमें कैपेसिटर्स हों, चाहे इंडक्टर्स हों, टोटल अपोजिशन हमें फाइंड करके देता है। ऑफ कोर्स इसका यूनिट भी ओहम होगा। अभी तक हम प्योर सर्किट्स पढ़ रहे थे, AC थ्रू रेजिस्टर, AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू इंडक्टर। अब हम मिक्स करेंगे।
सबसे पहला मिक्सचर हम कर रहे हैं यहाँ रेजिस्टर और कैपेसिटर का। ये रेजिस्टर आपके पास है और ये कैपेसिटर है, दोनों को एट अ टाइम आपने अटैच कर दिया। इट्स नॉट अ प्योर कैपेसिटर और प्योर रेजिस्टर। सो इसका पावर फैक्टर अब ना 0 आने वाला है ना 1 आने वाला है, इनके बीच में होगा। ये बात याद रखने की है, क्योंकि ना इसमें इन फेज होना है ना यहाँ पर परपेंडिकुलर आएंगे वोल्टेज और करंट। तो बच्चों आपने इन दोनों को, इनका फेजर डायग्राम ऐसे बनाना है। चूंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, इस वजह से करंट विल बिकम अ रेफरेंस, और वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर भी इसी लाइन में होगा, और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर 90 डिग्री चूंकि लैग करता है इसलिए वो डाउनवर्ड आ गया। क्यों? चूंकि जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो करंट आगे चलना चाहिए और वोल्टेज पीछे चलना चाहिए। ये लाइन प्योर रेजिस्टर की है, ये लाइन प्योर कैपेसिटर की है। जब इन्हें हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे ये एक लाइन आएगी, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द आरसी सर्किट, दिस रिप्रेजेंट्स सी सर्किट, आर सर्किट, दिस रिप्रेजेंट्स सी सर्किट। सो ये प्योर लाइंस हैं और ये मिक्सचर है आरसी। और ये एंगल अगर आप देखें तो ये थीटा है। इट मींस इन केस ऑफ आरसी सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय थीटा डिग्री और वोल्टेज लैग्स द करंट बाय थीटा डिग्री। अब चूंकि आपने ये पढ़ लिया तो आप इन दोनों की इंपेडेंस टोटल फाइंड करेंगे और इस फेज को फाइंड करने का एक्सप्रेशन जो आपके सामने है, सिंपल आपने आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर अंडरवुड, और इसका अगर आप tan थीटा ले लेंगे इस डायग्राम का, तो आपको फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने में आसानी होगी। बच्चों अब जो नेक्स्ट आपके पास मिक्सचर आ रहा है वो है आर एल सर्किट। अब आर और एल के कॉम्बिनेशन में आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर से चलना है, सीरीज कॉम्बिनेशन और वैसी फेजर डायग्राम। जस्ट कैपेसिटर की लाइन चूंकि लैग करती है करंट से, यहाँ कैपेसिटर इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है, सो आप इसको अपवर्ड बना देंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर ये आगे चलेगा और ये पीछे चलेगा, सेम सिनेरियो बट फेजर डायग्राम विल बी डिफरेंट, और आपके पास आंसर्स मिलते जुलते होंगे। इम्पिडेंस जब इसकी फाइंड करेंगे हम नेक्स्ट पे देख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो। और अगर आप इसका tan थीटा ले लेंगे इस डायग्राम का, तो आपसे इसका फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अगेन इन दोनों का पावर फैक्टर पूछा जाए, ना 0 ना 1, चूंकि ये प्योर नहीं है, बिटवीन 0 एंड 1 होंगे। और अगर आप एक नेक्स्ट मिक्सचर बनाना चाहें तो बना सकते थे, LC सर्किट, RC RL LC, वो हमारे कोर्स में उसका डिटेल शामिल नहीं है, यूज है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट। पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट, चूंकि मैंने जो डिटेल इसकी बहुत डिटेल से डिस्कस किया था उसको आपने लाजमी रीड करना है दोबारा से, और उसका मैंने बताया था कि पावर फाइंड करना इसमें क्यों इशू होता है, वो सारी बातें आपसे डिस्कस हुई हैं। अब जस्ट हम एक्सप्रेशन देखेंगे, पावर इज इक्वल टू VI cos थीटा, दिस cos थीटा रिप्रेजेंट्स द पावर फैक्टर एंड यू कैन कैलकुलेट द पावर फैक्टर बाय टेकिंग द cos थीटा। और थीटा हमेशा वोल्टेज और करंट के बीच में जो होगा वो आपने इसके अंदर पुट करना होता है। नेक्स्ट अब चलते हैं बच्चों, हम अब थोड़े बड़े सर्किट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सीरीज रेजोनेंस के बाद पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की तरफ जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, तीनों कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ देंगे, R, L और C। L और C चूंकि एक दूसरे को, इनके वोल्टेजेस को अगर हम प्लॉट करेंगे तो आप देखें यहाँ पर इसको जब प्लॉट किया, ये आपके पास वोल्टेज ऑफ द करंट, वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर एंड करंट ऑफ द रेजिस्टर की लाइन है, और इंडक्टर की ऊपर थी और कैपेसिटर की नीचे थी। जहाँ पर वोल्टेज की लाइंस होती हैं, वोल्टेज की जहाँ लाइंस होती हैं, करंट की नहीं, जहाँ वोल्टेज की लाइंस होती हैं, सीरीज सर्किट डील कर रहे हैं, जहाँ वोल्टेज की लाइंस होंगी वहीं आपने उनकी इम्पिडेंसेस या रिएक्टेंसेस या रेजिस्टेंसेस की लाइंस बनानी होती हैं। तो ये आपको ये लाइंस मिल रही हैं, जहाँ से वाज़ेह पता लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसमें 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस सर्किट में जनरेटर की फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रखेंगे तो उससे ये वाला एरो बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, इससे सर्किट RL की तरह बिहेव करेगा। और लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये एरो बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, सर्किट RC की तरह बिहेव करेगा। और जाहिर है कोई एक फ्रीक्वेंसी ऐसी ज़रूर होगी जिस पर ये दोनों एरो एग्जैक्टली इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से कैंसल आउट करेंगे और आपका सर्किट सिर्फ प्योर रजिस्टर रह जाएगा। आंखें ये बताएंगी कि सर्किट में R, L और C जुड़ा हुआ है, RLC सर्किट है, लेकिन लॉजिक आपको बताएगी कि उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो एक खास फ्रीक्वेंसी होगी जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सर्किट बिकम्स प्योर रेजिस्टिव सर्किट, पहले सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तमाम प्रॉपर्टीज वैसी ही हो जाएंगी, करंट और वोल्टेज इन फेज डिफरेंस 0 डिग्री एंड पावर फैक्टर विल बी 1। और उसके बाद बच्चों इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट पर। इसके अंदर हम IL और C को आपस में पैरेलल अटैच करते हैं
और पैरेलल अटैच करने की वजह से आपका जो करंट होगा वो आपको इन दो ब्रांचेस के अंदर जाएगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ करंट इंडक्टर में और कुछ कैपेसिटर में जाएगा, लेकिन चूंकि इनके करंट आपस में लीड लैग की वजह से एक कंपोनेंट में अगर करंट एंटर हो रहा होगा तो दूसरे में से एग्जिट हो रहा होगा, तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट हो जाएंगे तो इनमें रेजोनेंस अचीव हो जाएगी। नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 3 फेज सप्लाई एंड मेटल डिटेक्टर। इनमें आपने वो चंद एक बातें जो आपको अंडरलाइन करवाई हुई हैं उनको याद रखना है कि किस तरह हम 3 फेज जनरेटर बनाते हैं, उसमें 3 कॉइल्स यूज़ करते हैं, कैसे फिर उनके एक एक कनेक्शन को आपस में मिलाते हैं, और इनमें वोल्टेज डिफरेंस कितने होते हैं, फेज डिफरेंस कितने होते हैं, इनकी वैल्यूज़ को। और हम सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 पॉइंट्स में आपने लिखना है कि वाई वी नीड 3 फेज AC सप्लाई, उसमें हमने आपको बताया लोड डिवाइड करना और हैवी वोल्टेज सप्लाई करना। नेक्स्ट बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, उनके अंदर आपके पास तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आपको सबसे पहले अरेंजमेंट मालूम हो, फ्रीक्वेंसी किस तरह उनमें इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, स्पीड सबकी सेम, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास मॉड्यूलेशन का टॉपिक है। मॉड्यूलेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट था, इसमें सबसे पहले रेडियो की प्रोडक्शन, फिर उसका ट्रांसफ़र, फिर उसका रिसेप्शन, उसमें वो सर्किट्स आपको जो बताए गए वो ख़ास तौर पर याद रखने हैं, और कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करते हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल, एक्सेलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है मॉड्यूलेशन से रिलेटेड। मॉड्यूलेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स करते हैं, और इनकी दोनों प्रॉपर्टीज़ जो 2 टाइप्स हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उनकी डायग्राम्स वगैरह तैयार करनी है। उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छा तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।